ओके, सो वेलकम बैक टू द 8 क्लासेस। कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में एरर एनालिसिस, ठीक है। तो आज कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे उसके, जो आपके प्रीवियस किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। कल भी कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे, लेकिन अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आते तो ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, बट एक ऑप्शन से भी कई बार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन लेंगे। Two resistors R1 and R2 are connected in series with R1 28.7 ohm, R2 3.624 ohm. The total resistance to appropriate number of significant figures can be written as. करेंगे इसको। अब इसमें सिर्फ ऐड करने को बोला है, टोटल रेजिस्टेंस ना सीरीज में है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर आंसर आपको कौन सा देना है? आंसर तो आपको पता है, अगर ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा मेरा। तो ऐसे अगर सिंपल ऐड करते हैं आप तो कितना आ रहा है ये 32.324, ठीक है। बट सिग्निफिकेंट का मतलब कि कितना मिनिमम आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि इसमें 3 डिजिट ही अवेलेबल है एक रजिस्टर का, जिसका मतलब आपको 3 डिजिट में ही फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है। दोनों में से मिनिमम कितने डिजिट हैं किसी एक को अलाउ, तो उतना ही आंसर लिखना है। तो यहाँ पे उस हिसाब से आपका डी 32.3, ठीक है। तो आंसर नॉर्मल लिखिए, लेकिन देखेंगे कि इसको इतना अलाउ है, किसको मिनिमम अलाउ है, वही हमारा फाइनल आंसर को भी उतना रहेगा, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। हमें मिनिमम वाले को लिया। हाँ, मिनिमम वाले को, जिसको 3 डिजिट है उसका, तो उसको लिया, 5 वाले छोड़ दिए। ओके, अ वेटस्टोन ब्रिज रिक्वायर्स अ चेंज ऑफ 8 ohm इन द अननोन आर्म ऑफ द ब्रिज टू प्रोड्यूस अ चेंज इन डिफ्लेक्शन ऑफ 3 mm ऑफ द गैल्वेनोमीटर। डिफ्लेक्शन फैक्टर पूछा है। डिफ्लेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने, क्या था? अब पीछे देखने का टाइम आया। सेंसिटिविटी 1/, सेंसिटिविटी, ठीक है। तो मतलब सेंसिटिविटी चाहिए पहले हमको, फिर 1/, सेंसिटिविटी करेंगे, डिफ्लेक्शन फैक्टर मिलेगा। सेंसिटिविटी कैसे निकालें? चेंज, तो डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय इनपुट। तो मतलब हम रेजिस्टेंस आपका 8 ohm है, ठीक है, तो निकाल लीजिए, बस सब दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन भी दिया हुआ है 3 mm। आउटपुट में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो 3 mm का हो रहा है। इनपुट में अगर रेजिस्टेंस में आप 8 ohm चेंज करते हैं तो सेंसिटिविटी सीधे सीधे है 3/8। सेंसिटिविटी आप निकाल सकते हैं 3/8 कितना आया? 0.375 फाइनल आंसर। तो इसका मतलब आपका जो डिफ्लेक्शन फैक्टर होगा वो होगा 8/3, इसका अपोजिट। तो पॉइंट कैसे आएगा? नहीं सर, 2.66 आएगा। अच्छा, 2 ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूले हैं, कुछ करना नहीं है। मेजरमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पता नहीं रहता। फॉर्मूले नहीं पता रहेंगे, भूल जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन में कोई घुमाव फिराव बहुत ज़्यादा आने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे।
ये क्वेश्चन कह सकते हो कि तुम्हारा हो सकता है शायद गेट में आया हो या फिर इस एग्ज़ाम में, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका उतना ही है जितना आपको चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये फिर ये किसी ए एग्ज़ाम या जे एग्ज़ाम में नहीं आ सकता, क्योंकि आजकल स्टैंडर्ड हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा तो इम्प्रूव कर ही रहे हैं। पढ़ेंगे 50 वोल्ट रेंज वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल XY। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रहे हैं। द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल आर मेजर्ड बोथ अंडर ओपन सर्किट एंड लोडेड कंडीशन। ठीक है, एक बार जब ये लगा रहे हैं लोडेड कंडीशन में तब मेज़र कर रहे हैं, एक बार ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आया। तो उसमें हमको एरर पूछा हुआ है, द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल XY इन परसेंटेज। ठीक है, एक्यूरेसी पूछा हुआ है। कभी भी एक्यूरेसी पूछे एरर पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना, कई बार आंसर ऐसे ही गलत होता है। एरर पूछेगा तो जो आप जैसे एरर निकालते हैं मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। ठीक है, एक्यूरेसी पूछे तो 1 माइनस एरर करना पड़ेगा, इतना एक्यूरेट है ना, उतना तो एरर हो गया। एक्यूरेट कितना है तो उसका ऑपोजिट करना है, 1 माइनस दैट जो भी एरर आपका आया होगा ऐसा करने पे। तो ये ध्यान देना लास्ट में हमसे क्या एरर पूछ रहा है कि एक्यूरेसी पूछ रहा है। ठीक है, करेंगे इसको। अंतर क्या है, जो भी ओपन सर्किट वोल्टेज आएगा वो ट्रू वैल्यू है। ठीक है, और लोडिंग इफेक्ट के कारण जब आप वोल्टमीटर लगा के मेज़र कर रहे हैं उसके कारण जो आ रही है वो मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, उसी में दोनों में हमको देखना है अंतर, वही एरर है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो आप देख लीजिए ट्रू वैल्यू आपकी कितनी आ रही है और मेजर्ड वैल्यू कितनी आ रही है। ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू मतलब कि क्या, ये अगर ओपन सर्किट है तो इसके अक्रॉस यहाँ वोल्टेज कितना जा रहा है, 50 वोल्ट। ये 100 वोल्ट है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा अगर, ये 100 वोल्ट है, इसको 100 लेके चलेंगे। चलो नहीं दिख रहा, साइड में तो आप चलो यहाँ पे 100 वोल्ट का है ये। ठीक है, तो आउटपुट कितना मिलेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज 50 मिलेगा, वोल्टेज डिवाइडर लगेगा ना, आधा आधा दोनों बराबर हैं, आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो ट्रू वैल्यू हो गई आपकी। मेजर्ड वैल्यू कितनी आएगी, मतलब इसको जब लगाएंगे आप इसमें तो इसका भी रेजिस्टेंस साथ में लग जाएगा एक तरीके से। तो अब आपको वो वोल्टेज कितना मिलेगा ये देखना है। अगर आप इसको थेवेनिन में चेंज कर देंगे पूरे को, अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट में चेंज कर दूँ मैं ओपन सर्किट, तो क्या करते हैं VTH और RTH। तो यहाँ VTH तो आपका 50 है दिख रहा है, वही ओपन सर्किट वोल्टेज है। तो आप कहीं ना कहीं एक वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए 50 का। ठीक है, और इसका अगर थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे कितना आएगा, ये सर पैरेलल में होंगे, ये शॉर्ट हो जाएगा हाँ तो ये पैरेलल में हो जाएंगे 400 मतलब 100 किलो, हाँ आधा हो जाता है, दोनों बराबर हैं तो हाँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये इसका मतलब एक 100 किलो ओम का है। ठीक है, ओपन सर्किट जब था ट्रू वैल्यू के लिए तो हमको पता है ये पूरा 50 यहाँ पे आ जाता, लेकिन जब लोड लगा दे रहे हैं मतलब ये लोडिंग इफेक्ट आ रहा है अपने जब वोल्टमीटर लगाने पे, तो वोल्टमीटर का खुद का भी समझो एक रेजिस्टेंस जितना भी दिया हुआ है 1000 किलो ओम ये भी आ गया। अब इसके इस टाइम पे इसका आप जो भी वोल्टेज यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं, दिस इज़ योर मेजर्ड वोल्टेज। तो कितना आएगा मेजर्ड वोल्टेज, VM। वोल्टेज डिवाइडर ही है अगेन। यहाँ जब वोल्टेज चाहिए होता है तो कैसे लिखते हैं, VM इजगल टू 50 डिवाइड बाय नहीं, जिस पे के क्रॉस चाहिए वो ऊपर होता के लिए है 1000 डिवाइड बाई 100 प्लस 1000 है किलो, किलो किलो कैट्स कैंसिल हो जाएगा।
देखिए कितना आएगा, 1000 50 by 11 45 something. 45 कितना 45, ये 50/11 पता नहीं क्या कर रहा है उसमें। सर ये 100 के सर अच्छा 1000 है। ये 1000 है ना यहाँ पे लोड पे। Sir, 45.4. हाँ सर इसके लिए हाँ Sir, 45.4. 45.4, तो एग्जैक्ट यही है। एरर में बिल्कुल भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे, जो भी आएगा वो लेंगे। कितना है 45.4. 45.4, ठीक है 45.45। ये हमारा हो गया मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू 50 है, ओपन सर्किट में 50 मिल रहा था, तो अब निकाल लीजिए एरर। एरर क्या आएगी, मेजर्ड माइनस ट्रू। मेजर्ड कितना है 45.45 माइनस ट्रू 50 डिवाइड बाई 50 कितना आएगा देखेंगे। कितना आया माइनस में, 1 पॉइंट नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस 0.091 माइनस 0.091 एरर आया। तो एक्यूरेसी कितनी होगी 1 माइनस इसको करना पड़ेगा, तो कितना आया एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए सर इसको 1 से माइनस करना पड़ेगा। परसेंट है तो 100 से करो, अगर डेसिमल में निकाल रहे हो तो 1 से करो। परसेंटेज में आया है कि डेसिमल में आया है ये देखो, अगर परसेंटेज में लिख रहे हो तो 100 से माइनस कर दो। परसेंटेज भी निकालना परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ पे इंटू 100 करो। 100 करना पड़ेगा। कितना आ गया माइनस 90.9%, ठीक। ठीक है, ध्यान बस ये देना एक्यूरेसी पूछ रहा है कि एरर पूछ रहा है। ठीक है, एरर पूछता तो जो हमारा एरर का आंसर आता वो यहाँ पे हालांकि दिया नहीं है शायद ना, एरर वाला आंसर दिया होता तो कंफ्यूज हो गए लोग, सबसे पहले वो मार के आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम्स में ये सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं। आपको क्या पूछा है ये पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कई बार हमको क्वेश्चन आता है लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जैसे होते हैं ना, ये जो एग्ज़ाम होते हैं AJE में ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तुमको, जैसे कि अभी RVNL का एग्ज़ाम था, उसमें कट ऑफ था टाइम का, मतलब कि वो 1 घंटे में ही आपको टेक्निकल करना है, अगले 1 घंटे के लिए वो बंद हो जाएगा, फिर वो करना है। तो उसमें जल्दीबाजी में आपको जो आ रहा है क्वेश्चन उसमें भी पढ़े, हाँ देखिए चलो कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं ना जो लगता है हाँ यही है, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने लगाए हुए हैं कभी तो आपको लगता है अच्छा वो वाला है, मारे हो सकता है वहाँ बदल दिया कुछ नीचे, तो वही वाला है। ऐसा हमेशा एज्यूम नहीं करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ध्यान से पढ़ लेंगे। ओके, pressure gauge is calibrated from 0 to 50 km/m². It has a uniform scale with 100 scale division. 1/5 of scale division can be read with certainty. The gauge has option आपके सामने। Gauge has threshold of 0.1 km/m², dead zone of 0.2, resolution of 0.1 km/m², both A and B.
हेलो हेलो पूरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है प्रेशर का, स्केल डिवीजन दिया हुआ है 100, ठीक। 1/5 ऑफ स्केल डिवीजन कैन बी 1/5 ऑफ स्केल डिवीजन मतलब एक स्केल का जो डिवीजन होगा, जैसे कल कर रहे थे क्वेश्चन हम लोग, तो एक स्केल डिवीजन कितना आएगा 20 सर, हैं 100 का 1/5 होगा। 1 स्केल डिवीजन कितना आएगा, डिवीजन 100 है और वो रेंज कितना है 50, तो 50/100 एक स्केल डिवीजन ये होगा ना 1/2, 1/2 का 1/5, ये है क्या, ये क्या बोलते हैं इसको जो लिख रहा है 1/5 ऑफ स्केल डिवीजन कैन बी रीड विद सर्टेनिटी, इसका मतलब किसके बारे में बता रहा है, रेजोल्यूशन के बारे में बता रहा है, ठीक। तो हालांकि रेजोल्यूशन का एक ही ऑप्शन था तो वैसे भी कर देते, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है, कि रेजोल्यूशन एक ही में दिया हुआ है। अभी 2 होता कि रेजोल्यूशन समथिंग 0.2 और इसमें रेजोल्यूशन समथिंग 0.1, तुमको चेक करना था, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आंख मूंद के क्वेश्चन करने नहीं लगना है, ऑप्शन देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन में हमको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है। तो कई बार थेवेनिन क्वेश्चन आते हैं सर्किट में, तुम लगते हो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने, और कई बार आरटीएच पहले निकाल हो सकता है, एक ही आरटीएच एक ही ऑप्शन में वैसा दिया हुआ है। तो कई बार होता है लंबा जब ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं ना तो वो इस तरह से ट्रिकी बनाते हैं। ट्रिकी क्या कहेंगे कि अगर जिसका स्मार्ट दिमाग चल रहा है वो बहुत कम टाइम में कर लेगा, आ तुमको भी रहा है, आ इसको भी रहा है, तुम्हारा क्वालिफाई हो गया, इसका नहीं हुआ, या इसका हो गया तुम्हारा नहीं हुआ, अंतर खाली इतना होता है कि इसका दिमाग वहाँ स्मार्ट चल रहा है, तुमको भी कॉन्सेप्ट उतना ही आता है, और उसने देखा कि अरे ये तो ऐसे हो जाएगा, वो जल्दी किसने कर लिया, क्वेश्चन छूट जाते हैं ना, छूट जाते हैं, या फिर लास्ट में कोई जल्दीबाजी हो जाती है, जल्दीबाजी में फिर सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, वही डिफरेंस है। तो कई बार समान एक तरह के लोग होते हैं लेकिन उसमें से कुछ का होता है, कुछ का नहीं, डिफरेंस खाली इतना है कि आपका दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना चल रहा है वहाँ पे। अब वो आता है किससे कि आप जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने का मतलब कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस करें। जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इससे पीछे जो कॉन्सेप्ट है और वो चारों तरफ आँख खोल के कि इसको मैं और कैसे कर सकता हूँ, नहीं ठीक है। तो प्रैक्टिस जब करें तो हमेशा ऐसे, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सर्किट हो गया, ये हो गया, कंट्रोल हो गया, इसमें एक क्वेश्चन के आपको 1000 तरीके मिलेंगे। और कंट्रोल में तो खासकर, कंट्रोल में हमारे पास अब कोई गेन मार्जिन या कुछ भी पूछ जाए स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी एसेस करने के लिए कितने तरीके हैं, हम रूट लोकस से भी कर देते हैं, राउथ से भी कर देते हैं, हम इधर आपका नेक्विस्ट से भी कर देते हैं, बोर्डे से भी कर, तो 1000 तरीके हैं। तो उसमें क्या तुमको कौन सा शॉर्टेस्ट लग रहा है, पकड़ना है चीज़ों को, उस अप्रोच से पढ़ना है। जब ऑप्शन कर भी रहे हो, कभी भी ऑप्शन सॉल्व कर रहे हो तो नहीं कि अच्छा इसका बी हो गया, नहीं समझ में आया तो आंसर सोल्यूशन देख ली, ठीक है ऐसे है, तो वो याद नहीं रहेगी चीज़ें एग्ज़ाम में, और थोड़ा जो चेंज होगा वो समझ नहीं पाओगे। तो उससे क्या है, तुमको प्रैक्टिस करना है कॉन्सेप्ट वाइज, और खुद में अपना दिमाग लगाओ, बाकी 4 ऑप्शन को भी देखो, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। अगर थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन आया, थ्योरेटिकल, उसका भी हम डिस्कस करेंगे आगे। 1-2 क्वेश्चन लिया मैंने, थोड़ा थ्योरेटिकल भी, ये लो मान लो यूनिट्स पे है, मैच करना है तुमको कॉलम, ईएमएफ है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, आगे यहाँ लिखा हुआ MT-2 I-1, पहला ऑप्शन है। दूसरा है M-1 L की पावर -2 T की पावर 2 I का पावर 2। थर्ड है ML2 T-3 I-1, फिर है L-1 I। उधर EMF, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, रिलक्टेंस करेंगे। कैसे अप्रोच करोगे, कोई एक बेसिक तुमको लिंक पकड़ना पड़ेगा जहाँ से तुम्हारा सारा कुछ फिर हो जाए। अब देखो ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, इसमें कुछ ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, और हम स्टार्टिंग से ही छोटे छोटे फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, फंस गए, करें क्या, टाइम भी खपा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, प्रैक्टिस करो कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि फॉर्मूले तुमको सब पता है। अभी मैं लिखूंगा अरे हाँ ऐसे ऐसे, लेकिन उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है।
अब तुमको ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है पता ही है, ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी है, ऐसे लिख दें। या फिर वोल्टेज का ये भी फॉर्मूला होता है, वोल्टेज का अगर बेसिक फॉर्मूले में जाओ तो वर्क डन बाय चार्ज पर यूनिट चार्ज, ये भी होता है। वहाँ से कुछ निकल सके तो वो देख लो, तमाम फॉर्मूले हमारे सामने है, वहाँ से देखो कोई इस तरह का यूनिट निकलता है क्या। रिलेक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है वो, रोयल बाई है, रेजिस्टेंस होता है वो। इलेक्ट्रिकल सर्किट को मैग्नेटिक सर्किट में घुसा दिए। रिलेक्टेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस है, भाई मैग्नेटिक सिस्टम में रिलेक्टेंस है। तो वो करंट को अपोज करता है, ये फ्लक्स को अपोज करता है रिलेक्टेंस। तो इसको फॉर्मूला रिलेक्टेंस से क्या होता है, फॉर्मूला नहीं भूल गए? फ्लक्स जैसे ओम्स लॉ होता है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, तो ये फ्लक्स इज इक्वल टू एमएफ बाई रिलेक्टेंस। ये तो कितनी बार पढ़ा है हमने, ट्रांसफार्मर स्टार्ट करते हैं तब भी पढ़ते हैं, सर्किट में भी पढ़ते हैं, और ईएमएफटी स्टार्ट वहाँ भी पढ़ते होगे। एमएफ पॉन रिलेक्टेंस होता है फ्लक्स का। सारे फॉर्मूले में सामने लिख दे रहा हूँ, रिलेट करते रहो। एक बी का फिर फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, 5/A, ठीक है। एच होता है NI/L, ठीक है। ई होता है d∅/dt, ई, और ये भी होता है वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू, यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन्हीं सब में से कुछ यूज़ करके बनाओ हिसाब किताब। अगर इसमें कुछ नया फॉर्मूला तो है नहीं। सर रिलेक्टेंस का तो L-1I। ये अच्छा बनाओ, इसमें से कुछ जोड़ा बन रहा है। डी में 4, ए अभी है। तो सबसे पहले अगर 2 हो रहा है, बी भी सेम हो रहा है, बी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ए चेक कर लो या सी चेक कर लो, और तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ए का क्या होना चाहिए। जो तुम बता रहे हो ये तो साफ साफ दिख रहा है, एच हमारा क्या है, NI/L, तो L इनवर्स आई तो सीधे एच का दिख रहा है हमको। एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो सी का फोर्स दिख रहा है, तो डी का फोर्स बता रहा है। वो तो साफ साफ दिख रहा है ना एकदम। एन का तो कोई यूनिट होता है, नंबर ऑफ टर्न होता है। आई है, एल है, एल ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स, तो आई एल इनवर्स तो साफ साफ दिख रहा है कि एच का है। तो बाकी का देखो, तो इसका मतलब ऑप्शन बदल गया, अभी सी डी हो गया। ईएमएफ से स्टार्ट करो। ईएमएफ से अगर कुछ मिले तुमको यहाँ से, सर इसमें तो वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू आर, फोर्स इंटू जो भी डिस्टेंस होगा वो भी होता है, वहाँ से लो। ई इज इक्वल टू तुम्हारा ऐसा कर सकते हो कि फोर्स इंटू जो भी डिस्टेंस है आर, डिवाइड बाई अपना क्यू को आई टी लिख दो। क्यू को आई टी लिख देते हैं, करंट इंटू टाइम। फोर्स का तो मालूम है MLT-2, यही होता है आर एल, ठीक है। नीचे आई और टी भी है, तो कितना हो गया, ML2T-3I, ये
ठीक है, किसका, ईएमएफ का, दोनों में थर्ड है। और चाहिए अभी, करने की जरूरत ही नहीं थी। सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं थी? अब फ्लक्स देखो ना, सर सी का फोर्थ आंसर आपने बोल तो दिया। हाँ? सी का फोर्थ आंसर। तो ये हो गया ना, बी का पूछ रहे हैं। ए का हमको मिल गया, ए का हमारा है थर्ड। मतलब सी का 4 आ गया और आंसर ही सी आ गया सर। आंसर ही सी आ गया। सी का 4, ए का थर्ड, अच्छा उसका भी दोनों में है। हाँ वही, मतलब सर ए में थर्ड थर्ड है और सी में आपने निकाल दिया। हाँ। तो एक की जरूरत। तुमको निकालना सबका है ना, इसीलिए पढ़ाई का तरीका ये होना चाहिए ना। हमको ये थोड़ी कि आंसर मिल गया चलो भागो, हमको तो सबका निकालना है। बी और डी का फ्लक्स का देख लो तुम, फ्लक्स का देखो पता चल रहा है। फ्लक्स डेंसिटी का 5/a है, तो पहले फाई का अगर देखें तो फाई का mf/r, और रिलक्टेंस देखने जाओगे तो दिक्कत है। यहाँ से ई का तुमने निकाल लिया है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, 5/t वाला, e इंटू टी, ये कर सकते हैं। 5 = e इंटू टी कर, तो e तो हमारे पास है, ये आया है, इसमें t मल्टीप्लाई कर दोगे तो t-2 हो जाएगा। हाँ तो सेकंड हो जाएगा। सर ये फर्स्ट वाला ही है। कौन सा? ये लग रहा है एम टी माइनस हाँ फर्स्ट नंबर एम टी माइनस 2 आई इनवर्स बी का फर्स्ट। रिलक्टेंस का क्या होता है? फ्लक्स का निकालोगे तभी रिलक्टेंस निकलेगा। फ्लक्स का तुमको यहीं से निकालना पड़ेगा। ई निकल चुका है, 5 × t कर दो, अरे सॉरी e × t करना है, 5 निकल जाएगा। तो e कितना आ गया? नहीं हो रहा क्या इसमें से कोई ऑप्शन? ऑप्शन नहीं है ना सर। एम इनवर्स हो गया। हाँ, ml2 t-2 t-3 2 आई इनवर्स, ठीक है। ये सही है हमारा ई वाला। ml2 इसका सही होता है, फोर्स का mlt-2 होता है ना। फोर्स का गलत तो नहीं लिखा है? तो एफ का एम ए हो जाएगा तो हाँ, एफ का तुम्हारा एम का तो एम हो जाएगा, एम ए हो जाता है, ए का एल टी स्क्वायर, एल टी माइनस स्क्वायर। ए होता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का तो एम ए तो सही है। ठीक है, फोर्स सही है। आर भी डिस्टेंस ही है तो एल है, ठीक है, करंट वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा यही ई का चल रहा है। फ्लक्स रिलक्टेंस तो हमारा हो जाएगा MF/Ni, तो I/5, I/E इंटू टी, तो I/E आपका आ गया ml2t-3 I इनवर्स। तो यही आएगा m-1 वाला 2 रिलक्टेंस में 2, द डी में आपका आ जाएगा 2, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अब सीधे सीधे ये दिख रहा है ना कि आर में m नीचे आएगा तो एक ही m इनवर्स आएगा आर में, m इनवर्स आपका एक ही ऑप्शन में है 2 में, ठीक है। चलो ये देखो, ये भी थ्योरेटिकली है थोड़ा। डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ओके। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स किसको बोलोगे दीजिए चारों में से? स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स की डिफाइन करना होगा, चारों में से किसको बोलोगे?
मैं कहूँगा स्पीड ऑफ रिस्पांस को डेफिनेशन बताओ। ये चारों डेफिनेशन तुम्हारे सामने है। कौन सा लग रहा है? सर फोर पूरी है, सीधे सीधे है, लगने का नहीं। रैपिडिटी है, रैपिडिटी विद विच द इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द मेजर्ड वैल्यू। मेजर वैल्यू। तो स्पीड ही है एक तरह से रैपिडिटी। तो ये तो हो गया ए का फोर्थ। फिडिलिटी, सर डी का सेकंड है, डिफरेंस बिटवीन डी मतलब डायनेमिक एरर सेकंड है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी चेंजिंग विद टाइम एंड Time. वैल्यू इंडिकेट। ट्रू वैल्यू चेंजिंग विद टाइम, तो डायनेमिक एरर हो गया। तो हो गया डी का आपका 2। ठीक है। लैग, लैग तो सीधे सीधे डिले दिख ही रहा है, 1 हो गया और ये 3rd हो गया। फिडिलिटी की डेफिनेशन देख लीजिए अगर आपको पता नहीं हो। यहाँ तो ऑप्शन ठीक हो गया, एक ही बचा, लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ेगी। डिग्री विद इन द मेजर्ड वैल्यू। इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द चेंज इन द मेजर्ड वेरिएबल। ठीक है, मेजर्ड वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है। ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करते हैं ऑप्शन से। वो लिमिटिंग एरर्स आर मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी, मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, रैंडम एरर। मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी तो वो होता है गारंटीड एक्यूरेसी एरर। ठीक है। और एनवायरमेंटल एरर तो हो नहीं सकता, है नहीं है, लिमिटिंग एरर हम तो दिया होता है। और रैंडम एरर नहीं है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन। तो आपको चूज़ कहाँ से करना है ये पता रहना चाहिए। उसने स्पेसिफाई कर दिया अपना मैन्युफैक्चरर ने, लेकिन आप जो ट्रू वैल्यू रीड करने जा रहे हैं वहाँ आपके कुछ एरर आ रहा है ना, उसको लिमिटिंग एरर बोलते हैं ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो वो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंटेशन होगा। कैसे करेंगे? अब डेफिनेशन मैच करिए। सर बी का तो सेकंड, डी का बी का क्या होगा? बी वाले का सेकंड। बी का सेकंड है क्लोजनेस ऑफ रीडिंग विद इट्स ट्रू वैल्यू। ए का 3rd मेजरमेंट ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ। ठीक है। रिजोल्यूशन, सी का फर्स्ट। सी का फर्स्ट हो गया। डी का 4th बचा, स्टैटिक रेशियो एरर होगा, जो भी होगा। रेशियो ऑफ इन्फ्रेंसिबल चेंज सेंसिटिविटी इन आउटपुट टू चेंज इन द इनपुट। ठीक है। स्टैटिक्स। तो जो चौथा बच रहा है सबका डेफिनेशन देखते चलेंगे। ठीक है। आगे ये काम आएगा हमारे। ओके। एक क्वेश्चन और मैं देखता हूँ इसी तरह का। एरर, कई बार एरर डेफिनेशंस पे आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अभी हम कर रहे थे ना, सिस्टमेटिक एरर कौन सा है, रैंडम एरर कौन सा है। उसमें एक मैं क्वेश्चन देता हूँ। एक तरफ हम लिखते हैं ABCD इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, एक ऑप्शन हमारा है रेजिडुअल एरर, एक है ग्रॉस एरर। ठीक है। इधर है चीज़ें, एक मिनट। पैरेलैक्स एरर, और ह्यूमन मिस्टेक,
लोडिंग इफेक्ट, रैंडम एरर, लोडिंग इफेक्ट और रैंडम एरर मैच करेंगे। सर ग्रॉस एरर तो ह्यूमन मिस्टेक पे है। ग्रॉस एरर आपका ह्यूमन मिस्टेक। ह्यूमन मिस्टेक हो गया। सर इंस्ट्रूमेंटेशन एरर हमारा हो गया वो लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट अभी देखा, लोडिंग इफेक्ट पे क्वेश्चन किया हमने, उसकी वजह से एरर आ रहा था, वो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एरर हो गया। रेसिडुअल एरर सर, रेसिडुअल हमारा सर रैंडम एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर तो होगा सर, रैंडम एरर। सर रेसिडुअल रैंडम है सर। रेसिडुअल आपका रैंडम होगा, क्योंकि रैंडम हमको पता नहीं है, रेसिडुअल का भी कोई आइडिया नहीं होता क्या रेसिड्यू है। ऑब्जर्वेशनल तो कल डिस्कस किया था हमने, पैरेलैक्स जो मिरर लगाते हैं, कल कर रहे थे डिस्कस। ऑब्जर्वेशन में दिक्कत आती है इसलिए मिरर लगाते हैं, तो ऑब्जर्वेशनल एरर हमारा पैरेलैक्स एरर, ठीक है। पैरेलैक्स में हम पॉइंटर को सही एग्जैक्ट देख नहीं पाते हैं ऑब्जर्वेशन, तो इसलिए नीचे मिरर लगाते हैं, उस ऊपर इम्पोज करेगा वही उसका पॉइंटर रेडी होगा, ठीक है। चलो वापस चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, इसको एक बार से देखेंगे ध्यान से फिर से। थर्मामीटर इज कैलिब्रेटेड 150, तो इतना एक्यूरेसी इज स्पेसिफाइड विद इन ±0.25% ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्पैन, मैक्सिमम स्टैटिक एरर। तो कल भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें आपका इस लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, स्पैन गिवन है 150 to 200, उस स्पैन का 0.25% जो है वही स्टैटिक एरर है। तो इसका मतलब स्पैन हमारा सीधे सीधे हो गया 50 इंटू इसका 0.25%, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इजी हैं। ये एरर वाला कल डिस्कस नहीं किया था हमने, आज डिस्कस कर रहे हैं कि रेंज ऑफ एरर पूछे, मल्टीपल रीडिंग दे, इसके कई सारे क्वेश्चन आए हैं, कई बार आए हैं, तो है इसमें कुछ नहीं। अगर मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस एवरेज वैल्यू बाई 2, मिनिमम रेंज ऑफ एरर पूछे तो एवरेज वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू बाई 2, और एवरेज रेंज ऑफ एरर पूछे तो मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर प्लस मिनिमम रेंज ऑफ एरर बाई 2, या फिर मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो बिल्कुल अगर एवरेज रेंज पूछे तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देना है। तो तीनों ये आपको याद रहना चाहिए, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाई 2 करना है एवरेज रेंज के लिए, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम माइनस एवरेज। और ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, मैक्सिमम माइनस एवरेज था कि मिनिमम माइनस एवरेज था मिनिमम वाले के लिए। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो एवरेज वैल्यू रहेगी वो हमेशा मैक्सिमम से छोटी रहेगी, तो हमेशा मैक्सिमम माइनस एवरेज ही हो रहा होगा मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर में। और जब मिनिमम रेंज ऑफ एरर करोगे तो एवरेज माइनस मिनिमम होगा, क्योंकि एवरेज मिनिमम से हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसमें तो कंफ्यूज होने कोई बात नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन डिस्कस, ये वाले क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। इसमें आपको 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों सीरीज में है, दोनों की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर का ऐसा भी आ सकता है, कई बार 10 टू पावर समथिंग दिया होता है, फिगर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आप देखेंगे। तो उसमें जो भी मिनिमम फिगर हमें गिवन होगा उसी की फॉर्म में हमको आंसर लिखना है। तो इनको ऐड करने पे सिंपल हमारा 32.324 कंप्लीट आएगा, बट इसमें ये 3 डिजिट में ही लिखा हुआ, तो आंसर भी हमारा 3 डिजिट में ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो वो 32.3 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक एरर से क्वेश्चन है। जो सबसे मेजर क्वेश्चन जो आते हैं आपके मेजरमेंट में, स्टार्टिंग में एक एरर का होता है और दूसरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का। तो जो हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं अपना PMMC और MI और इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप, इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिक तो कंस्ट्रक्शन और क्या क्या एरर किस में होते हैं और किस में कौन सा डैम्पिंग यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ रेंज पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आपका आमीटर जो है 10 एम्पियर तक ही मेज़र करता है, अगर इसको 15 एम्पियर तक रेंज बढ़ानी हो तो क्या करना पड़ेगा। तो एक शंट में कोई मल्टीप्लायर लगाना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है तो एक सीरीज़ में कुछ रजिस्टर लगाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू कितनी। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, हर बार आता है। और एक ही पेपर में कई बार 2-2, 3-3 आ जाता है क्वेश्चन, ऐसे भी होते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो एक ही पेपर में 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं सेम इसी कॉन्सेप्ट पे। तो ये हम लोग अच्छे से करेंगे इंस्ट्रूमेंट वाला सारा पोर्शन। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बाद जो सबसे मेजर पोर्शन रहता है वो आपका आता है पावर मेजरमेंट।
पावर और एनर्जी मेजरमेंट का। तो पावर में 2 वाट मीटर मेथड, और क्या बोलते हैं जो एरर होती है पावर में कि प्रेशर कॉइल के रेजिस्टेंस की वजह से, इंडक्टेंस की वजह से जो एरर पे क्वेश्चन आते हैं, तो मेजर पोर्शन जो होता है उसके बाद उनका होता है। बाकी फिर रेजिस्टेंस मेजरमेंट और एसी ब्रिजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो एक अच्छा प्रोपोर्शन अगर हम देखें तो ये है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का और इसका। और फिर आगे अगर आप जाएंगे तो आजकल टफ करने के लिए या फिर ये करने के लिए लड़के नहीं पढ़ते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, तो डिजिटल मल्टीमीटर इस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। CRO पे क्वेश्चन आते हैं, CRO पे भी एक फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से, CRO पे आते हैं। और कई बार आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये कई बार डिजिटल में रहते हैं, कई बार वो मेजरमेंट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिजिटल में हो सकता है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको मेजरमेंट में कंसिडर करके भी क्वेश्चन कई बार इस पर आ सकता है। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे, नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग अपना सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट।